अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें, आप लोगों का अब आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। नया चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 18 है। ऑल दो ये चैप्टर 17 के फौरन बाद आता है और मुझे वहां पे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको इसको इसीलिए एंड में पढ़ाया है कि इसके बाद जब हम चैप्टर 22 करेंगे तो मुझे चैप्टर 18 दोबारा रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर 22 जो कॉन्सेप्ट रखता है या आगे सीखेंगे वो इसी चैप्टर की बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर 22 मौजूद है। ऑल दो नए कॉन्सेप्ट भी हैं चैप्टर 22 में, जो आप चैप्टर 18 में पढ़ रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट होंगे चैप्टर नए 22 में, लेकिन उस वक्त तक अगर मैं आपको 17 के बाद 18 पढ़ाता, फिर हम 19 20 21 एंड सो ऑन पढ़ते, तो आपके पास वापस 22 में आने के बाद मुझे चैप्टर 18 के बेसिक्स दोबारा रिवाइज करवाने पड़ते। तो सिर्फ इस वजह से मैंने आपको 18 नहीं पढ़ाया, अदरवाइज पहले आप लोग पढ़ सकते हैं और अगर टीचर ने पढ़ाया है तो आपने पढ़ा भी हो। अब यहाँ पर चैप्टर 18 है वेरिएशंस। वेरिएशन, आपको हर चीज में वेरिएशन चाहिए। आपको कपड़े भी खरीदने तो एक जैसे नहीं खरीदेंगे, वेरिएशन चाहिए उसमें। अगर आपने ब्लू कलर के कपड़े खरीदने तो अब आपको दूसरे ब्लैक कलर के चाहिए, रेड कलर के चाहिए। आपको खाना खाना है तो आज आपने दाल चावल खाएं तो अगली दफा आपको चिकन चाहिए। आपको खाने में भी वेरिएशन चाहिए। आज आपने कोई काम किया है, कल आप दोबारा वो काम करने को प्रेफर नहीं करेंगे। आज एक जगह घूमने फिरने गए तो अगली दफा अगली जगह पर घूमने फिरने जाएंगे, सेम उस जगह पर नहीं जाएंगे अनटिल अनलेस कि आपको वो जगह बहुत ही पसंद आ गई। लेकिन वेरिएशन यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे उसके अंदर जाहिर है वेरिएशन से रिलेटेड, यानी चीजें चेंज हो रही हैं, वेरिएबल हैं, तो उसमें क्या अफेक्ट होता है वो यहाँ पर हमने सीखना है। वेरिएशन नाम सिर्फ अभी मैंने आपको मतलब बताया, नाम का मतलब क्या है? चेंज होना, तब्दील होना, हर बार कोई नई चीज आपके सामने आना। तो अब अगर हर बार कोई नई चीज सामने आ रही है तो इस चीज को हम इक्वेशन में जब देखते हैं तो वहां पर हम उसको वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई जेड कोई भी अल्फाबेट है वो क्या है? वेरिएबल है। तो वेरिएशन का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आपके पास वैल्यू चेंज हो रही है। अब उन वैल्यू जो चेंज हुई है उनके दरमियान का रिलेशन आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है। चलें अब वापस आ जाएं। बैटरी आपकी चेंज कर दी है, रिकॉर्डिंग दोबारा आ गई है। अब आपके पास यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा था कि मेरे पास कोई भी नंबर्स होंगे उनमें चेंज आएगा। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंज आएगा। तो चेंज का मतलब क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास की अब मिसाल ले रहा हूँ, पिछली वाली छोड़ दें जो भी थी मुझे याद भी नहीं। तो जो आपकी अब क्लास की एग्जांपल ले रहा हूँ, एक क्लास है, आप अभी लेट्स सपोज मैट्रिक में, मेरे पास दो मैट्रिक की क्लास है। एक क्लास के अंदर लेट सपोज 50 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में लेट सपोज 75 बच्चे हैं। मैं अगर बोलूं कि इन दोनों के दरमियान रेशो निकालना है तो रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो डॉट से। लेट सपोज ये 50 है, दो डॉट लगाएंगे और दूसरी वैल्यू रखेंगे 75। अब शर्त क्या है यहाँ पर? जो वैल्यू है वो सेम यूनिट की होनी चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट होने चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ रहा गर्ल्स कितने बॉयज कितने, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता। जो आपके क्लास है यानी कि स्टूडेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जैसे आगे एग्जांपल और क्वेश्चंस में देखेंगे, आपसे बोला जा रहा है कि आपके किलोग्राम है तो दूसरी भी किलोग्राम होनी चाहिए वैल्यू। अगर किलोग्राम है और दूसरी ग्राम है तो आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कहें कि एक जगह पर आपकी किलोग्राम है, दूसरी जगह पर आप फोर्स की यूनिट रख दें न्यूटन। इनके दरमियान रेशो नहीं होता। रेशो हमेशा लिया जाता है जिनकी यूनिट सेम हो उनके दरमियान। तो 50/75, ये जो दो डॉट आपने लगाए इसको आप बेसिकली डिवाइड करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो दो डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो इन दो नंबर्स जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर वाले नंबर को आप कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को आप कहते हैं डिनोमिनेटर। लेकिन किताब ने आपको इसके अलावा एक और नंबर भी कहा है कि जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर, उसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। और जो आपका वैल्यू डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर है, उसे हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। ये नई टर्म्स हैं, अगर एमसीक्यू में आए तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मेरे पास अगर यहाँ पर दो नंबर्स हैं, अब यहाँ तो मैंने नंबर लिख दिए, एक को हम कहेंगे ए और दूसरे को अगर कहूँ बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट सपोज ए अपॉन बी। तो इसको आप ए रेशो बी भी लिख सकते हैं।
ये जो ए है ये न्यूमरेटर है, तो इसको एंटीसीडेंट, और जो बी है डिनोमिनेटर है, उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। ये दो आपके नई टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन इन टर्मिनोलॉजीज को किताब ने भी आगे चल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूज किया हुआ है वर्ड। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एमसीक्यू के लिए मैंने ये पॉइंट क्लियर किया है कि आपका यहाँ पर ये, अगर इस तरह से एमसीक्यू आता है ए क्या है बी क्या है बताएं, और ऑप्शन में लिखा हुआ है न्यूमरेटर और दूसरी जगह पर न्यूमरेटर की जगह लिखा है एंटीसीडेंट, तो आपने न्यूमरेटर को नहीं एक्सेप्ट करना, आपने एंटीसीडेंट टिक करना है, या जो भी आपका भरने का तरीका है, फिल करने का तरीका है, वैसे अपने एमसीक्यूज करने। ये आपके टाइप ऑफ एमसीक्यूज कहलाते हैं बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस। जैसे आपके पास एमसीक्यूज का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में से एक सही है। बेस्ट चॉइस का मतलब होता है बी सी क्यूज, तो उसमें बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस का मतलब कि जो बेस्ट चॉइस है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो न्यूमरेटर और एंटीसीडेंट इस जगह पर, यहाँ पर आप न्यूमरेटर यूज नहीं करेंगे। बहरहाल ये आपके पास वैल्यू थी जो किताब से यहाँ पर मैंने पढ़ा दी थी। अब अपने वापस एक्सरसाइज पे आ जाएं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 30 पढ़ा दिया है। चैप्टर 30 में आप वर्ड यूज कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो रेशो हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो थे वो भी रेशो थे दो साइड्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दो साइड दो लेंथ की आपकी वैल्यूज हैं, इन दोनों के दरमियान के रेशो को आप कह रहे हैं साइन थीटा। तो यहाँ पर भी अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा किसी भी देखें, उसके अंदर जो लेंथ है यूनिट सेम है उनकी। हाँ ये हो सकता है 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो जाए, 1 मिलीमीटर हो जाए, आगे पीछे इनकी वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन लेंथ है तो लेंथ ही रहेगी। दूसरी एक लेंथ है दूसरी फोर्स नहीं होगी, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं हो सकती। लेंथ है दूसरा रेडियस हो सकता है, लेकिन सारे आपके पास यूनिट ऑफ लेंथ ही होने चाहिए। तो बहरहाल आपके पास अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके एक्सरसाइज 18.1 का। इसमें आपसे कहा है कि ये जो आपके सिंप्लीफाई करना है जो रेशोज गिवन है उनमें, तो मेरे पास यहाँ पर पहला पार्ट है 70 किलोग्राम और दूसरा का है, दूसरी वैल्यू है 28 किलोग्राम। आपने इन दोनों के दरमियान रेशो निकालना है। तो सवाल आपके पास है फाइंड रेशो ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 70 किलो और दूसरा 28 किलो। फॉर एग्जाम्पल एक आपने कोई जानवर लिया है, एक का किलो है, बकरा ईद आती है तो हम जानवर का वजन भी करवा लेते हैं। एक का किलो 70 किलो है, दूसरा बहुत ही कमजोर हल्का सा जानवर छोटा सा बच्चा है, उसका वजन 28 किलो है तो दोनों जानवर ही। और जो आप दोनों जानवरों का यहाँ पर रेशो निकालना चाह रहे हैं वो दोनों जानवरों का वजन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मेरे पास अगर 28 किलो के मैं दो ले लूं, कुर्बानी करते हैं एक बकरे की, एक बकरे का वजन अगर 28 किलो है, तो एक वजन अगर एक बकरे का 28 किलो है, तो आप सोचेंगे अगर मैं दो बकरे ले लूं, बेशक गोश्त कम हो जाए, कुर्बानी दो लोगों की काउंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। तो वही काम यहाँ पर आप इधर भी सोच के करेंगे। एक आपके पास 70 किलो है, दूसरा 28 किलो है, तो 78 डिवाइड बाय 28 करेंगे। रेशो का मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज का आपस में डिवाइड करना। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे, 14 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 14 इंटू टू 28 होता है, 14 इंटू 5 70, तो 5/2 वैल्यू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 5/2 है, अगर मैं दो हिस्से अलग कर दूं, तो मेरे पास दूसरी जगह पर इसको यूं भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके पास बजाय 70 किलो और 28 किलो टोटल गए, हम ये कह सकते हैं हर 5 किलो के बाद 2 किलो दूसरे का ऐड कर दें। कुर्बानी में ऐसा करना है, किसी के दो हिस्से हैं, तीन हिस्से, क्या किया जाता है, तीन हिस्से कैसे डिवाइड करते हैं, आप पहले सारे बाल्टियों में गोश्त डाल देते हैं और फिर उसके बाद अलग अलग उसको मेजर करते हैं, 5 किलो 10 किलो, फिर एक जगह लिख रहे होते हैं। अगर दो हिस्से किसी को देने हैं, एक हिस्सा किसी को देना है, तो आप क्या करते हैं, अगर लेट सपोज टोटल वजन आया 30 किलो, तो आपने 20 किलो अलग कर दिया, 10 किलो अलग कर दिया। कैसे किया, रेशो प्रोपोर्शन के थ्रू, रेशोज निकाल के। तो रेशो सिंपल सा क्या है, कोई भी दो नंबर है आपस में डिवाइड कर दें। शर्त क्या होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम है, सिंप्लीफाई कर दें। अब 70/28 को आप 5/2 भी लिख सकते हैं। ये सारा काम आप सिंप्लीफिकेशन में करते हैं।
तो सिंप्लीफाई जब करते थे दो सवालात को, तो बजाय अब मैं 70/28 लिखूं, मैं उसको सिंप्लीफाई करके 5/2 लिख दूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 70 किलो वाला जो जानवर बकरा था वो 5 किलो का हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों का रेशो निकाला है, तो उसमें से ये हमें पता चला कि अगर हम 70 किलो वाला बकरा लेंगे और 28 किलो वाला बकरा लेंगे, तो उसमें से हमें जो 70 किलो वाला है वो 3 गुना ज्यादा वैल्यू देगा, या 3 किलो ज्यादा वैल्यू देगा, ये कह लें। एक आपको एक हिस्से में 2 किलो मिल रहे हैं, दूसरे के एक हिस्से में 5 किलो मिल रहे हैं, तो आपको 3 किलो इजाफी मिल रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो आप दिमाग में करते हैं वो इस रेशो के थ्रू करते हैं। आगे जो इसके बाद टॉपिक आएगा प्रोपोर्शन का, वो तब हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशो समझ आना चाहिए। रेशो क्या है? सिंपल द डिवीजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, या डिवीजन ऑफ टू सिमिलर यूनिट क्वांटिटीज। तो मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आया 5/2, जिसको हम 5/2 कहेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि आप डिवाइड वाले साइन को इस तरह से दो डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये पहला पार्ट हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, दोनों लेंथ है, लेकिन 1 सेंटीमीटर में, दूसरी मीटर में। तो आपने प्रॉपर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, जिस तरह पहले करवाया। सारे क्वेश्चन अब इसी तरीके से आपने करने। मैं एक सवाल प्रॉपर करवाता हूँ, अगला सवाल एक ही मार्कर से करता हूँ, बाकी आप खुद करते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये कन्वर्जन याद आपने की भी हैं, फिजिक्स में भी सीखा है, और वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब जो यहाँ पर 1 मीटर है, इसकी जगह आप 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि सेम यूनिट होनी चाहिए। देयरफॉर रेशो ऑफ 60 सेंटीमीटर टू 1 मीटर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 60/100। 100 सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर 100 बोलें या 1 मीटर बोलें, एक ही बात है। तो जितने भी आपकी यूनिट्स हैं उनको आपने सेम यूनिट में लेके आना है। अगर डिफरेंट यूनिट है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर जब सेम यूनिट में कन्वर्ट किया, तो 60/100 को आप 60/100 20 के टेबल से सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास 3/5 वैल्यू आएगी। और 3/5 जब वैल्यू आएगी, तो आपके पास 3/5 ये वैल्यू फाइनल आपकी आ गई 60/100 की जगह। अब जहां पे भी 60/100 होगा, उसकी जगह आप 3/5 कर देंगे। ये सारा काम आप पिछले 9 क्लास में, उससे पहली क्लास में करते आए हैं। कोई नया काम नहीं है। सिंपल एक जो नंबर में एक टेबल में दोनों वैल्यूज आ रही हैं, उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसका आंसर सिंपल आ गया। थर्ड पार्ट से ऑनवर्ड मैंने सोल्यूशन की हेडिंग नहीं डाली, वो आपको खुद डालनी है यहाँ पर। तो आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाल के क्या निकाल रहे हैं? रेशो ऑफ 40 सेकेंड टू 3 मिनट्स। अब 40 सेकेंड है और दूसरा 3 मिनट है। आपको टारगेट मिला है 40 सेकेंड के अंदर आपने मुंह धो के आना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। 3 मिनट के अंदर आपने खाना खाना है। तो ये जो आपके फौज होती है, फोर्सेस होती है, उसमें इस तरह टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम है खाना खाने का, इतना टाइम है ये काम करने का। इससे ज्यादा करेंगे तो पनिश किया जाएगा, या आपको आपके ऊपर पेनल्टी होगी। आपको टाइम बता दिया। अब अगर यहाँ पर आपको रेशो निकालना है इन दोनों के दरमियान, तो अल्टीमेटली यूनिट सेकंड में करनी पड़ेगी। या तो इसको मिनट में कर लें या इसको सेकंड में कर लें। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी यूनिट है उसे छोटी में कन्वर्ट करते हैं। तो आगे यहाँ पर जितने भी देखेंगे, यहाँ पर भी हमने क्या किया था, बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट किया। तो सिंस 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 3 मिनट में कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, 180 सेकंड। तो अब मैं 3 मिनट की जगह 180 सेकंड लिख सकता हूँ। मकसद क्या है? दोनों की यूनिट सेम करना। जब तक दोनों की यूनिट सेम नहीं होंगी, आप कभी भी इनको डिवाइड नहीं कर सकते या इनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो मेरे पास 40/180 को 40/180 भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर लें, 20 के टेबल में आती है दोनों वैल्यू, सिंप्लीफाई करें 2/9। एंड में 40/180 को आप 2/9 में लिखेंगे। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स याद करने वाले हैं, जिसको मैं समझा नहीं सकता। वो पॉइंट क्या है? ये जो दो डॉट है, ये रेशो के डॉट हैं। इनको जब भी ओपन करेंगे इस तरीके से डिवाइड में करेंगे। जब भी सेम टेबल में आ रहे हैं, वो वापस सिंप्लीफाई हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आपके पास इस तरह डिवाइड में आपने लिखा है, तो एंड में वापस जिस तरह आपको लेफ्ट साइड में बोला गया है, जिस तरह सवाल में बोला गया है, वैसे ही आपको इधर भी आंसर देना है रेशो की फॉर्म में। थर्ड भी सिंपल सा है। इसके बाद फोर्थ पे आ जाए, फिफ्थ पे आ जाए, सिक्स पे आ जाए, किसी भी पे आ जाए, सारे इसी तरीके से हों। जल्दी से कर रहे हैं। सिक्स पर आपका होमवर्क दूंगा।
फोर्थ आपके पास है 200 ml और 2 लीटर। अब अगेन 2 लीटर बड़ी वैल्यू है। आपके पास 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक वो बड़ी होती है एज कम्पेयर टू 250 ml की छोटी बॉटल। तो आपके जो 2 या 2.25 लीटर की है, उस लीटर को अगर मैं एमएल में कहूँ तो मुझे ये पता है कि 1 लीटर 1000 ml का होता है। 500 ml की बोतल को आप कहते हैं आधे लीटर की है। 1 लीटर की बोतल में 1000 ml होते हैं। तो 2 लीटर में कितने होंगे? 2000 ml। आपने पहले से बता दिया। फिर आप कहेंगे कि जो 200 ml रेशो 2 लीटर था, अब 2 लीटर की जगह 2000 ml हो गया। तो 200 रेशो 2000। शर्त क्या थी? दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। सेम कर लिया आपने। 200 डिवाइड बाई 2000 करें, एक ही टेबल में आते हैं, 1/10। और एंड में आपके पास 1/10 को 1:10 करके लिख दिया। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। वो जो ब्लू से लिखा है उसको निगलेक्ट करना समझा रहा था वो। फिफ्थ पे आ जाए। दोनों की यूनिट सेम है। सोल्यूशन की हेडिंग आपने खुद डालनी है। दोनों की यूनिट सेम है, डायरेक्ट रेशो निकाल लें। जिस तरह यहाँ पर मैंने रेशो लिखा है, रेशो ऑफ 40 सेकंड टू 30 मिनट। आप उधर हेडिंग डालना चाहें, स्टेटमेंट लिखना चाहें, लिखते हैं रेशो ऑफ 130 डिग्री टू 360 डिग्री। प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर लें। ये क्योंकि एग्जाम में खास तौर पे ये सवाल तो सेक्शन बी या सी में नहीं आएगा, आएगा भी तो एमसीक्यूज में आएगा। तो उसके लिए मुझे इतनी प्रेजेंटेशन करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल चाहता है तो कर भी लें। तो 135 डिग्री और 360 डिग्री दोनों एक ही यूनिट है, डिग्री है। सिंप्लीफाई करें, 3/8 आंसर आएगा। और एंड में आपके पास 3:8, ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसके बाद सिक्स क्वेश्चन, जो सिक्स पार्ट है आपका, उसको देख लें। ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं करवा रहा। सिक्स पार्ट में आपसे कहा है कि 3.5 किलोग्राम है और दूसरा 5 किलोग्राम 200 ग्राम्स है। तो यहाँ जो 3.5 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3.5 में कितने हो जाएंगे? 3500 ग्राम्स। तो 3500 ग्राम्स हो गए। 5 किलोग्राम 2 ग्राम्स का मतलब ये 5 किलोग्राम अलग, 2 ग्राम्स अलग। 5 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो ये कितना होगा? 5000 ग्राम्स। 5000 ग्राम्स प्लस 200 ग्राम कितना होगा? 5200 ग्राम्स। तो आपके पास 5 किलोग्राम 200 ग्राम का मतलब ये 5200 ग्राम्स इसकी वैल्यू है। आपने सिंप्लीफाई करना है। एंड में आप 3500 रेशो 5200 करेंगे, आंसर आपके पास 35 रेशो 52 आएगा। तो ये आपके पास सिंपल सा सिक्स पार्ट है जो कि आपने खुद करना है। ये आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड हम काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन? ये एक पॉइंट दोबारा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके जो रेशो है उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये पॉइंट मैंने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में भी डिस्कस किया था कि रेशो की कभी यूनिट नहीं होती। तो यहाँ पर आप किलोग्राम या जैसे इस सवाल में सेकंड और दूसरा मिनट है, आपने इसको कन्वर्ट किया सेकंड और सेकंड में, तो आप इसमें कैंसिल आउट हो गई यूनिट। तो हमेशा रेशो यूनिटलेस होता है, यूनिट नहीं होती। तो कोई भी रेशो होगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और अगर यूनिट होगी तो इसका मतलब उनका रेशो नहीं लिया जा सकता। तो कुछ भी हो जाए, आपको अपने रेशो निकालते वक्त यूनिट सेम रखना है। और यूनिट अगर आपने चेंज कर दी तो दोनों की यूनिट तब भी सेम ही चेंज करनी। अदरवाइज आपने उसको चेंज किया है तो फिर वो आपका नुकसान होगा कि आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा। और जब भी रेशो की बात आएगी, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो या कोई भी रेशो हो, रेशोज आर ऑलवेज यूनिटलेस क्वांटिटीज। ये पॉइंट आपको याद रखना। अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पूरा करवा चुका हूँ। एक आखिरी पार्ट होमवर्क दिया था, वो आप लोगों को पूरा समझा दिया था वैसे, और कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों के पास कहा हुआ है, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, देयर आर 120 वर्कर्स, टोटल उनकी जो वर्क फोर्स है वो 120 लोगों की है। इन विच 45 आर विमेन, 45 उसमें खवातीन है। एंड रिमेनिंग आर मैन, बाकी जितने लोग बचे वो मर्द हजरात हैं। यहाँ पर आपके टोटल, अब ये नहीं बताई तादाद के मर्द हजरात कितने हैं, खवातीन की बता दी। तो आपके पास दिमाग है, अल्लाह ने दिया हुआ है, आपको बताया टोटल क्वांटिटी 120 लोगों की है। उसमें से 45 आर विमेन, 45 माइनस कर दें तो टोटल में से 45 खवातीन के क्वांटिटी निकालने के बाद जो वो बचे आपके पास वर्कफोर्स, वो मर्द हजरात की, मैन की होगी। तो यहाँ पर आपने अपने
पहले कैलकुलेट करना है कि मेरे पास मेन एंड विमेन कितने हैं। फिर आगे आपसे कहा है फाइंड द रेशोज ऑफ, अब पार्ट वाइज आपसे रेशोज फाइंड करने को कहा है। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है रेशो आपने बताना है बिटवीन मैन एंड विमेन। तो मैन टू विमेन आपने रेशो निकालना है। एक सवाल प्रॉपर करवा रहा हूँ, आपने उसी तरीके से करना है। अगला फिर आप जिस तरह पहला करवाया वैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पर जो कहा है मैन टू वुमेन आपने रेशो निकालना है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक से करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर टोटल वर्कर्स की तादाद जो गिवन है वो यहाँ पर लिख दें, दैट इज 120। विमेन वर्कर्स 45 गिवन है, माइनस कर दें तो मैन टोटल आ जाएंगे। तो टोटल मैन यहाँ पर 75 आ गए। ये सिंपल सा काम जो आपने दिमाग में किया उसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसके आगे एक्चुअल काम है, आपको निकालना है रेशो ऑफ मैन टू वुमेन। तो मैन टू विमेन ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, ये वाला सवाल उसी पैटर्न में करवाया है। लेकिन आपने एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो इसके आगे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे करना है। ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं इस तरह के सवाल। अब अगले नए तरीके से सीखने, तो यहाँ पर जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा, सिंपल आपको वैल्यू गिवन थी, आप उससे डिवाइड में लिखते थे। डिवाइड में आप देखते थे कॉमन टेबल कौन सा है, तो कॉमन टेबल 15 है, 15 से कट करते थे, 5/3 आंसर आया। यहाँ पर आपके पास जो डिवाइड है उसको रेशो की टर्म में लिखा है, और 75:45 बराबर है 5:3 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने सीखा वो वहां तक की हद तक का था, और अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है पार्ट 2, उसमें कहा है अब जिस तरह मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया है सेकंड पार्ट डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ घर पे आपने होमवर्क में फर्स्ट पार्ट वैसे ही करना है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में अब आपसे क्या है, वुमेन टू मैन रेशो निकालना है। पहले मैन टू वुमेन था, अब वुमेन टू मैन है। अब यहाँ पर वही पार्ट इतना सेम रहेगा जैसे फर्स्ट पार्ट में था, यानी टोटल तादाद, फिर विमेन कितने हैं, और उसके बाद फिर मैन निकालेंगे कितने हैं। यहाँ तक तो आपके पास हर पार्ट में होगा सिवाय थर्ड के। थर्ड में क्यों, जब आएंगे तब बताऊंगा। तो आपसे कहा है रेशो ऑफ विमेन टू मैन निकालना है। तो रेशो ऑफ विमेन आपके पास, और मैन कैसे निकालेंगे, विमेन रेशो मैन, जो सवाल में कहा है वैसे ही आप उसको ट्रांसलेट कर दें मैथमेटिकली। सवाल में क्या कहा था, रेशो ऑफ विमेन टू मैन निकालना है। रेशो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम का मतलब डिस्टेंस रेशो टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आप क्या लिखते थे, क्या अगर रेशो ऑफ, अगर मैं इसको यूं लिखूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट एस से रहे सपोज, और रेट ऑफ चेंज का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास इस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट रेशो टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टू टाइम का रेशो है, टाइम टू डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सिमिलरली अगर बोला गया है विमेन टू मैन, तो विमेन रेशो मैन इस तरह लिखेंगे। पीछे आपके पास यहाँ पर आया था मैन टू विमेन, तो यहाँ पर आप मैन रेशो छोटा सा लिख रहा हूँ, मैन रेशो विमेन ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर आपके पास मैन 75 थे और विमेन 45, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जिस तरह यहाँ पर अभी कर रहे हैं वैसे ही उधर भी होगा, वो आपने खुद करना है। वापस आ जाए इधर, ये लिखना समझ आ गया होगा सबको कि जब भी आपको रेशो बोला जाए आपको जिस तरह वर्डिंग दी है उसको मैथमेटिकली चेंज कर दें। विमेन टू मैन बोला है, विमेन रेशो मैन। अब विमेन कितनी है टोटल 45, और मैन कितने हैं टोटल 75। ये चीज आपने निकाली है, ये सवाल में गिवन नहीं थी। तो अब आप यहाँ पर क्या कह रहे थे, जो सेम नंबर है उससे डिवाइड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, वही यहाँ पर काम अब आप यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं 15 से, तो दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर ये जो चीज आपने की है 75 और डिवाइड बाय 45, बेसिकली इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे 15/5 डिवाइड बाय 15/3। तो ये 15 आपस में कैंसिल आउट हो रहे थे, पीछे 5/3 बच रहा था। लेकिन वहां पर आप ये इस तरीके से नहीं कर रहे, वहां पर आप क्या कर रहे हैं, वहां पर आप मल्टीप्लाई बल्कि डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे
जिस तरीके से इक्वल टू अगर यहाँ पर होता तो डिवाइड बोथ साइड बाय 15 करते थे, उसी तरीके से अब चलें इस पॉइंट पे वापस आ जाएं। आपका ये कैमरा बंद हो जाता है बार बार। यहाँ पर था, मैं इधर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप रेशो को आराम से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू का सिंबल था उसको डिवाइड करते थे, तो जिस तरीके से अगर मेरे पास यहाँ इक्वल टू होता आप डिवाइड बोथ साइड बाय करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी डिवाइड बोथ साइड करेंगे। लेकिन किस नंबर से? वो नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो। 15 आपके 45, यानी 15 के टेबल में 45 भी आता है और 15 के टेबल में 75 भी आता है। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3:5 आंसर आ जाएगा। वहां पर मैन रेशो विमेन 5:3 आ रहा था, इसका उलट अब यहां से पढ़ें, विमेन रेशो मैन 3:5 आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास तरीका है इस तरह के सवाल को सिंप्लीफाई करने का। अब थर्ड पार्ट में आपसे कहा है विमेन टू टोटल वर्कर्स। अब यहाँ पर क्योंकि सवाल में विमेन टोटल गिवन है और टोटल वर्कर्स भी गिवन है, मैन तो चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर आप वो वाला काम नहीं करेंगे जो यहाँ पर आपने किया था। तो इस जगह पर आपने ये वाला काम नहीं करना है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपको मैन वर्कर्स चाहिए थे। अगर दिल चाहता है तो ये दोनों चीजें आप लिख दें कि ये दोनों आपको सवाल में गिवन है, वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वरना लिख सकते हैं। बहरहाल मैन और टोटल वर्कर्स, विमेन और टोटल वर्कर्स यहाँ पर गिवन है। विमेन 45, टोटल वर्कर्स 120। अगेन चेक करें कौन से टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो 15 के टेबल में दोनों आते हैं, 15 से दोनों को डिवाइड कर दें। शर्त यह है कि आप दोनों सेम टेबल से करेंगे, ऐसा नहीं है एक जगह 15 से कर रहे हैं दूसरी जगह 25 से कर रहे हैं, किसी और टेबल से सेम होने चाहिए। तो दोनों क्योंकि आपके 15 के टेबल में आते हैं तो 3:8 इसका आंसर आ गया। और सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में बात से क्या है, मैन टू टोटल वर्कर्स। मैन आपके पास क्यों के निकालने हैं, तो जो क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है वो ये वाला हिस्सा टोटल वर्कर्स से लेके यहाँ तक का काम, उधर भी यही चीज सेम लिखी हुई है। ये आपने हिस्सा यहाँ पर लिखना है खुद, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बार बार नहीं लिख रहा, वो आपने खुद लिखना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ इस हेडिंग के बाद से, हेडिंग भी खुद डालनी है, रेशो ऑफ। अब यहाँ पर क्या होगा, मैन टू टोटल वर्कर्स। इससे पहले जो हेडिंग आएगी वो भी आप खुद डालेंगे, मैं नहीं डाल रहा। आपने इससे पहले हेडिंग क्या डालनी है, रेशो ऑफ मैन टू टोटल वर्कर्स। तो मैन और टोटल वर्कर्स के दरमियान रेशो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, मैन कितने 75, टोटल वर्कर्स कितने 120। 75 आपने निकाला था, ये सवाल में गिवन नहीं है क्योंकि ये काम आपने खुद करना है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने ये सारा काम जहाँ क्वेश्चन मार्क डाला है वहां पर करना है। बस हेडिंग लकीर के फकीर नहीं बनना है। रेशो ऑफ मैन टू, अब विमेन की जगह टोटल वर्कर्स लिखेंगे। तो एंड में आपके पास अगेन 15 के टेबल में ये दोनों वैल्यूज आती हैं, डिवाइड बोथ साइड करते हैं बाय 15। एंड में जब सिंप्लीफाई करेंगे 5:8 आपके पास आंसर आ जाएगा इस फोर्थ पार्ट का। ये यहाँ तक इसको जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करवा रहा हूँ, यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन। चलें अब अपने थर्ड क्वेश्चन से ऑनवर्ड आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस फाइंड एक्स रेशो वाई। आपको सवाल में, सवाल तो खैर लिखा नहीं है लेकिन जो आपके पास सवाल गिवन है, हमेशा हम पहला स्टेप सवाल का उतारते हैं। ये एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में से आपने एक्स रेशो वाई निकाल के बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक से करना है, ब्लू मार्कर से हेडिंग डलेगी सिंस ये एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे समझाने की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए कि आपके पास 5 अंदर ब्रैकेट के जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू सारी एक तरफ, वाई वाली वैल्यू सारी दूसरी तरफ। सिंप्लीफाई करेंगे 17x इज इक्वल टू 6y हो जाएगा। यहाँ y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड होगा। यहाँ पर 17 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 6 के साथ डिवाइड होगा। वही काम आपने यहाँ पर किया है। और एंड में आपको पता है इस डिवाइड करने वाली जो फॉर्म होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह, हम इसको ऐसे रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास x रेशो y 6:17 इसके बराबर आएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 17 है, ये भी क्लियर कर लें क्योंकि आगे इस तरीके के सवाल आपने सॉल्व करने।
इसका मतलब ये है x रेशो y 6/17 के बराबर है। अब अगर कोई और वैल्यू होगी 6/17 के बराबर, लेट सपोज a/b बराबर है 6/17, तो हम ये कह सकते हैं x रेशो y बराबर है a/b के। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 17 है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते थे। ये काम हम कहाँ कह सकते थे? ये हम मैट्रिसेस में कह सकते थे, क्योंकि मैट्रिसेस में अगर यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हैं तो आपके पास यहाँ जो एलिमेंट होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल दूसरी साइड के फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। मैट्रिसेस में आप थोड़ी सी इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होती थी, बहरहाल वहां पर ये कह सकते, लेकिन यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में इस चीज को आपस में ये बराबर नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 17 है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो जब आगे एक्सरसाइज में आएंगे तब समझेंगे। बहरहाल अभी से एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि रेशो ये बराबर, बहरहाल x रेशो y पूछा था सवाल में, वो आपने निकाल के बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है जिसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द रेशो गिवन इज, ये दो रेशो गिवन है, दिस एक रेशो 3a+4:2a+5 एंड दूसरा 4:3 इफ द रेशोज आर इक्वल। ये आपके रेशोज गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपको यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसमें कहा है सिंस गिवन दैट, तरीका आपको पता है, सोल्यूशन की ब्लू मार्कर सेटिंग डालनी है। सिंस गिवन दैट आपके पास ये रेशो बराबर है 4:3 के, तो ये दोनों रेशो बराबर है। रेशो को हम हटा के इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे भी लिख सकते हैं। तो आपने वैल्यू को ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। 3a+4 डिवाइड बाई 2a+5, ये वैल्यू इस तरीके से ओपन हो गई। 4/3 राइट साइड इस तरीके से ओपन की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, नाइन्थ में डिटेल में सीख चुके हैं, मैट्रिक में भी आपने ये सारा काम कर लिया है, तो अब मुझे इधर दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू कैसे सिंप्लीफाई हुई है, सिंप्लीफिकेशन आती है आपको। बहरहाल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, 4 अंदर जाके पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ए की वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट जो नंबर्स हैं वो दूसरी तरफ। सिंप्लीफाई करेंगे 1a इज इक्वल टू 8 आया, मैंने एक स्टेप इजाफी कर दिया, अदरवाइज यहाँ पर 1 आप ना भी लिखें तो एक स्टेप कम कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 8 आपके पास वैल्यू आ गई a की। आपसे कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो बस ये आपने वैल्यू निकाल के बतानी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, कौन सा नंबर हम ऐसा ऐड करें टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 5:27। 5:27 ये आपके पास वैल्यू है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें दोनों टर्म्स में। जाहिर है 5 एक टर्म है और 27 दूसरी टर्म है। 5:7 का मतलब क्या है? 5/5:27 का मतलब ये है 5/27। ईच टर्म का मतलब 5 एक इंडिविजुअल टर्म है, 27 एक दूसरी इंडिविजुअल टर्म है। दोनों में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि मेरे पास टू मेक इट इक्वल टू 1:3, कि मेरे पास ये बराबर हो जाए 1/3 के। अभी तो जाहिर है दोनों बराबर नहीं है, तो मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं इसमें भी और इसके अंदर भी कि मेरे पास ये जो वैल्यू है 1/3 के बराबर हो जाए। वही काम आपने यहाँ पर किया है। आप कह रहे हैं यहाँ तो मैं एक्स लिख रहा हूँ, लेकिन सवाल में मैंने ए लिखवाया, क्यों? क्योंकि पीछे भी आपने ए निकाला था, इस वजह से ए लिखवा दिया। आप इसमें एक्स भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दें। बहरहाल आपसे यहाँ पर सवाल में जो कंडीशन बोली है उसके मुताबिक आपने सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लेट करेंगे ए इज द रिक्वायर्ड नंबर। ए वो नंबर है जो आप ईच टर्म में ऐड करेंगे। अब जो नंबर है दोनों तरफ सेम ऐड होगा, ऐसे थोड़ी ऊपर अलग और नीचे अलग ऐड होगा। तो आप जो भी नंबर ऐड करेंगे दोनों टर्म्स में सेम ऐड होगा, तो आप दोनों तरफ ए ही ऐड करेंगे। तो लेट करना है ए इज द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक, गिवन कंडीशन दोबारा पढ़ रहा हूँ, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म में वो कौन सा नंबर ऐड करें ऑफ द रेशो 5:27। 5:27 में हम उस नंबर को ऐड कर दें। वो नंबर क्या है? वो नंबर आप लेट कर रहे हैं ए, आपको दिल चाहता है एक्स लेट करना है वो कर लें, जो लेट करना है अल्फाबेट उससे कर लें, कोई मसला नहीं है। Therefore, according to the given condition, 5 plus a डिवाइड बाई 27 प्लस a बराबर होना चाहिए 1/3 के। ये आपकी कंडीशन गिवन है। अब जब यहां तक आपको समझ आ गया, आगे आप खुद भी कर सकते हैं।
आगे का काम मुश्किल तो है नहीं। यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस ए से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 27 प्लस ए से। 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तमाम वैल्यू से, सिंप्लीफाई करेंगे, ए की वैल्यू एक तरफ, नंबर सारे एक तरफ, 2a इज इक्वल टू 12 आंसर आया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई करें, a की वैल्यू 6, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 6। ये फाइनल आपका आंसर आ गया। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा काम करवाया है। ये सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 ये नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा। तो बहरहाल इससे आगे के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी हैं और इम्पोर्टेंट भी। यहाँ तक इधर, यहाँ क्वेश्चन 5 तक किसी हुई कंफ्यूजन?